ओके, आई होप कि मेरी स्क्रीन बिल्कुल ठीक से नज़र आ रही है और मेरी वॉइस भी आपको क्लियर है। तो अगर बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत शोर आता है तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आज का हमारा सेशन है गेट स्टार्टेड विथ रिएक्ट। तो हम रिएक्ट को सीखेंगे। हम देखेंगे कि इसका सेटअप किस तरह से किया जाता है, इसके साथ टेलविंड को किस तरह से सेटअप किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके कुछ जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी देखेंगे। JSX क्या होता है, इसके अलावा रिएक्ट राउटर क्या होता है, रिएक्ट राउटर डोम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो भी हम देखते हैं अभी। तो यहाँ से वॉइस मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं स्लाइड्स ओपन करता हूँ। स्लाइड्स तो मैंने रेडी की हुई हैं ऑलरेडी, तो ये ओपन होती हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि रिएक्ट को यूज़ करना HTML CSS जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम पहले अपने VS कोड के साथ इंटीग्रेट करते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो चुका है। तो आज का ये हमारा सेशन है और आज जो हम कवर अप करेंगे वो वेब डेव एसेंशियल्स आपको पता होने चाहिए। इससे पहले हम कुछ सेशन कर चुके हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो वो भी आई होप आपने देखे होंगे, नहीं तो उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उनकी रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, वो मैं यूट्यूब पर शेयर करके आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम जो कवर अप करने लगे हैं वो रिएक्ट है और टेलविंड हम इसके साथ यूज़ करने वाले हैं। टेलविंड इसलिए कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स यही यूज़ करते हैं रिएक्ट के साथ टेलविंड, तो हम भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा HTML इसके साथ किस तरह से यूज़ करना है और CSS जो हमारी प्योर CSS होती है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट विथ रिएक्ट पे सबसे पहले चलें ये सारे देख लेते हैं। उसके बाद हम जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय किस तरह से कर सकते हैं गिटहब पेजेस पे। इसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, तो आखिर में हम Q&A भी रख लेंगे और एक स्पिन कर लेंगे, तो एक विनर भी सिलेक्ट करेंगे अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट हुए तो। अ, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो चलें अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है, यहाँ से हमारा जो काम है वो शुरू होता है। वीट क्या है? वीट जो है वो एक बिल्डर है जिसको हम यूज़ करते हैं अपना रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ रिएक्ट ही नहीं, इसमें काफ़ी सारे और भी आपने अगर व्यू का कोई प्रोजेक्ट करना है या एंगुलर का करना है तो उसके लिए भी यूज़ होते हैं। स्वेल्ट एक है लाइब्रेरी, उसके लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ वीट पे और वीट इनकी एक अलग ही वेबसाइट है। आप वीट.dev पे जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे फिर आप रिएक्ट सर्च करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये रिएक्ट के साथ किस तरह से यूज़ होता है और ये कुछ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो ये देखें ये इन सब के साथ यूज़ होता है अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो। हम वीट को क्यों यूज़ करते हैं? वीट का मतलब होता है, ये किसी ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लेजिंग फास्ट। फास्ट इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि ये किस ज़ुबान का वर्ड है। ये देखें, फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब होता है क्विक फास्ट या इस तरह। ठीक है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट के साथ। तो चलें हम सबसे पहले, मैं यहाँ पे रिएक्ट विद टेलविंड पे जाता हूँ और हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। VS कोड को मैं ओपन करता हूँ किसी फ़ोल्डर में। ठीक है, तो मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है, इसी में मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ रिएक्ट ही रख लेता हूँ। ठीक है, तो रिएक्ट रख दिया, उसके बाद यहाँ पे आता हूँ और इसको ओपन विद VS कोड करता हूँ। हाँ, VS कोड से इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइल्स जो हैं रिएक्ट में नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ पे जाके न्यू फाइल तो इस तरह से नहीं बनाते। यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको सेटअप करना पड़ता है प्रॉपर्ली। तो उसके लिए पहले जो मेथड यूज़ होता था वो npm क्रिएट रिएक्ट ऐप और इस तरह का होता था। ठीक है, अब रिएक्ट ने कुछ रिएक्ट 19 जब से आया है या 18 जब से आया है तो उन्होंने ये मेथड चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तकरीबन 1 साल पहले। तो अब जो है हम अलग ही मेथड यूज़ करते हैं। या तो रिएक्ट ये कहता है कि आप नेक्स्ट जेएस यूज़ करें। ठीक है, नहीं तो आप वीट यूज़ करें। तो हम यही वीट यूज़ करते हैं। देखें, ये मैं इस वेबसाइट पर हूँ, tailwind.com डॉक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ही सारे जो ये कमांड्स हैं ये मिल जाती हैं। तो अगर हमने वीट के थ्रू करना है तो ये कमांड हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरी कमांड अगर आप ना भी कॉपी करें तो भी यहाँ तक भी आप कॉपी करें तो हो जाएगा। तो चलें मैं यहाँ से सबसे पहले या तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये लेटेस्ट तक मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल पे आके इसको कंट्रोल V करता हूँ, मतलब पेस्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो जाएगा। देखें, ये कह रहे हैं आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं इसका
नाम नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी फ़ोल्डर में सेटअप करना है तो इसी फ़ोल्डर में कर लेते हैं। उसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी है, डॉट और फिर स्लैश। लेकिन मैं इसका कोई नाम रखता हूँ, जैसे कि रिएक्ट 101, ठीक है। आज का हमारा सेशन भी यही है, तो यही नाम रख लेता हूँ मैं। और उसके बाद ये देखें काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ आ गई हैं, तो मैं रिएक्ट को चूज़ करूँगा। रिएक्ट चूज़ करने के बाद मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा इसके साथ, और ये हमारे पास अ, ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया है जिसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स आ गई हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपको इस फ़ोल्डर में जाना है, तो उसके लिए सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, सीडी और रिएक्ट आप टैब दबाएँगे तो वो खुद ही पिक कर लेगा और आपने फिर एंटर कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़ूम है, तो मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सही से ये कमांड शो हो। अच्छा, अब अब हमने अ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब हमने जो कमांड यूज़ करनी है वो npm इंस्टॉल करनी है। आपने मेक श्योर करना है कि इस फ़ोल्डर में आपने जाना है, ठीक है, जो न्यू फ़ोल्डर बना है इसमें आपने जाना है और फिर ही ये सब कमांड यूज़ करनी है। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि आपने उस फ़ोल्डर में जाना है, और उसके बाद ये नीचे जो है यहाँ से हमारा टेलविन का काम शुरू हो जाता है। तो टेलविन को मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये अभी चल रहा है, ये आपके नेट पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड फास्ट है या स्लो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये हो रहा है, ठीक है, हम वेट करते हैं इसका अभी। हाँ, थोड़ा सा चल गया है, ठीक है। हम्म, ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट कमांड जो है मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल सी, ओके। और उसके बाद हमें इससे हमारा क्या होगा कि टेलविन जो है वो सेटअप हो जाएगा, और उसके बाद ये इससे टेलविन कॉन्फ़िग की फ़ाइल हमारे पास आ जाएगी। और नेक्स्ट हम फिर ये पाथ देंगे और नेक्स्ट इंडेक्स डॉट सीएसएस में ये पेस्ट करेंगे। इसने हमारे पास ये जो पहले हमने कमांड दी थी रिएक्ट वीट जब हमने सेटअप किया है, तो इसके साथ काफ़ी सारी फाइल्स बन के आ गई हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास एसआरसी का फ़ोल्डर है और यहाँ पे पब्लिक का फ़ोल्डर है। इसी तरह यहाँ पे फाइल्स हैं। ये app.jsx की फ़ाइल आती है हमारे पास, मतलब JSX फॉर्म में हमारे पास फाइल्स आती हैं रिएक्ट में। तो हम JSX एक अलग टर्म है जिसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट और XML, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को और HTML को एक साथ अगर एक फ़ाइल में यूज़ करें तो उसको JSX कहते हैं, ठीक है। हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये अभी क्यों नहीं चल रहा है, ये तो जल्दी हो जाता है वैसे, ये 30 सेकंड्स के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन अब ये काफ़ी टाइम ले रहा है। चलिए, फास्ट हो गया। मैंने अभी मोबाइल का इंटरनेट लगाया हुआ है इसके साथ, तो आई होप कि ये हो जाए जल्दी से। ठीक है, आपके पास ये इतना टाइम नहीं लगेगा, और हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छा, हमने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, हाँ। अच्छा, इस ऐप डॉट JSX में क्या है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने एक काउंटर की ऐप बनाई हुई है और कुछ इन्होंने लोगोज वगैरह ऐड किए हुए हैं। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आपको शो करवाता हूँ। फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जाना है, और वीट और रिएक्ट जब आप सेटअप करते हैं तो यहाँ पे ये इन्होंने डिव दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इनको npm रन div करते हैं तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में कि हमारा ये ऐप कैसे दिख रहा है। तो ये इन्होंने हमें एक लिंक दे दिया है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे काउंटर होगा और कुछ ये यहाँ पे फाइल्स हैं। तो काउंटर पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से काउंट होता जाएगा, ठीक है। सही है, हमें इसकी अब यहाँ पे कुछ इन्होंने ऐसी ही फाइलें दी हुई हैं, तो हम उनको हटाएँगे यहाँ से। इस पूरे फाइल को मैं एम्प्टी करता हूँ। मैन डॉट जेएसएक्स को रहने देते हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स जो था उसको एम्प्टी कर लिया हमने। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टाइलिंग है इसको भी मैं खाली कर देता हूँ। ऐप डॉट JSX को भी खाली कर देता हूँ। ठीक है, सारी कोडिंग इससे हमने रिमूव कर ली है। तो ये एसेट है, एसेट का फ़ोल्डर भी अभी हमें नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है उनकी। अच्छा,
अब ये app.jsx की फाइल इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। इसमें ज़्यादातर काम हमने करना है और जो कमांड हमने कॉपी की थी वो देख लेते हैं। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी हो गया। तो जो कमांड हमने यहाँ से ली थी, अब हम टेलविंड को इसके साथ सेटअप करने लगे हैं, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल एम्प्टी है। इस कमांड को मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये यहाँ से आपने बुक मार्क कर लेनी है। ये जो साइट है, यहाँ से आप बार बार आएंगे और इसको सेटअप करते जाएंगे, docs/guide/sheet। तो ये भी हो जाए तो फिर हम अपना नेक्स्ट जो अभी तक हम सेटअप ही कर रहे हैं, ठीक है, इनको। तो अच्छा, ये भी हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट जो कमांड थी वो मैंने पेस्ट कर लिया और रन कर लिया है। यहाँ पे अब हमारे पास टेलविंड की एक फ़ाइल बन के आ जाएगी ये। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने इस लाइन को चेंज करना है और उन्होंने कोडिंग भी दी हुई है कि ये जो कंटेंट है इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना है। तो ओके, यहाँ से हमने पेस्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं कि index.css की फ़ाइल होगी आपके पास, उसमें ये 3 कमांड कॉपी कर लें। तो ये हमारे पास है, इसमें हमने ये 3 कमांड कॉपी कर ली और हो सकता है आपके पास यहाँ पे थोड़ी-सी वार्निंग भी आए इन लाइन्स के नीचे, थोड़ी-सी रेड लाइन आए। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वो जो वार्निंग है यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। उस वार्निंग का नाम अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो उसको डिसेबल कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, अभी तो नहीं आ रही, लेकिन वो लाइन्स आ भी रही हैं तो ठीक है, आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा, उसका कोई इतना मसला नहीं है। npm run dev ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया है और अब ये कह रहे हैं कि आप चेक करें कि टेलविंड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ। app.jsx में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। 2 एक्सटेंशंस मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बल्कि आपको यूज़ करनी ही चाहिए। एक है हमारे पास ये टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ठीक है, और दूसरी रिएक्ट की होती है। यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, या आपने यहाँ पे सर्च करना है तो आपको मिल जाएगी ये ES7 प्लस रिएक्ट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और RAFCE लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसने हमारे लिए थोड़ी बहुत कोडिंग जनरेट कर दी है। तो ये जो बॉयलर प्लेट है रिएक्ट का, ये इसने जनरेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जो कोडिंग हमने वहाँ से कॉपी की थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से नज़र आ रहा है। तो प्रोजेक्ट हमारा कहाँ है? इस फाइल को अब हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी कमांड हमने दे दी यहाँ पे। अच्छा, प्रोजेक्ट चूंकि यहाँ पे नहीं चल रहा, इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ से क्लोज कर दिया था। npm run dev आपने दोबारा करना है तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और ये URL सेम ही रहता है इसका, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारे पास ये देखें टेलविंड चल रहा है, अंडरलाइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे और इस लाइन को हम क्लोज भी कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास बना है ये अ, इससे ये हमारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है टेलविंड फाइल की। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ। तो ये देखें, ये app.jsx बना हुआ है और main.jsx है, सही है। main.jsx में क्या है कि ऐप को यहाँ से इसने लिया हुआ है, मतलब इंपोर्ट किया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम जावास्क्रिप्ट में भी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें इंपोर्ट की हुई है ये फाइल app.jsx की, और यहाँ पे इसने अ, उसको शो करवाया हुआ है। तो main.jsx में हमें कुछ नहीं करना, हमें जो कुछ करना है app.jsx में करना है। और यहाँ पे अगर मैं इसको कट करूँ और यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं मुझे कुछ भी करना है तो यहाँ पे मैं अ, मान ले मुझे h1 ऐड करना है और दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे 2 डिव्स बनाने की कोशिश करेंगे या फिर 2 एलिमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे, रिटर्न के बाद हम 2 एलिमेंट्स नहीं बना सकते रिएक्ट में। तो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो ये देखें एरर आ गया है और ये कह रहे हैं कि इसका सिर्फ इस पेरेंट का सिर्फ एक ही चाइल्ड होना चाहिए जो कि रिएक्ट है। तो फिर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर हमें बहुत सारे डिव्स बनाने हों? तो उसके लिए 2 मेथड होते हैं। या तो एक काम आप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ही डिव बनाएँ और इसके अंदर p भी डाल दें, जैसे पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर जो अ, इसको कहते हैं कि ये जो एम्प्टी हम बनाते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स जो हैं, इसको कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ठीक है।
तो ये आप बना सकते हैं, इसमें अलग अलग डिव्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब हम बहुत सारे डिव्स इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये पहला डिव हो गया, यहाँ पे क्लास दे देते हैं हेडर, और यहाँ पे क्लास देते हैं शूटर दे सकते हैं, या फिर मेन दे सकते हैं, और यहाँ पे h1। तो इस तरह से हम रिएक्ट में कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज रिएक्ट कोड। मैं टेलविन भी यूज़ करता हूँ इसके साथ, आप थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। तो दिस इज रिएक्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो ये इस तरह से आने लग जाएगा, तो ठीक है, सही है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत टेलविन यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, टेलविन मैंने पिछले सेशन में भी करवाया है। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं स्टीव को, और जो कुछ भी टेलविन की क्लासेस हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए यही दे देते हैं, और देखते हैं कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो ऊपर आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। और भी हमने अगर पूरी बॉडी पे देना है तो उसके लिए, अच्छा मैंने आपको बताया था कि हम प्योर जो CSS है वो इसके साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो यूज़ करने के लिए आपने एक काम करना है, main.jsx में हम जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे CSS इंपोर्टेड है। तो ये देखें यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है index.css को। तो index.css में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये हमने पेस्ट किए हुए हैं। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो यूज़ कर सकते हैं इसको भी। यहाँ पे अगर हम जाएँ बॉडी और बैकग्राउंड कलर, जो हमारी प्योर CSS है वो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे दें और देखते हैं कि आया है कि नहीं। तो ये देखें इस तरह से आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ऐप इसके साथ यूज़ करना हो तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। मतलब हमारे पास एक और फाइल है और उसके साथ हमने यूज़ करना है, तो किस तरह से यूज़ करेंगे। ये तो सिर्फ ये main.jsx के साथ यूज़ हो रहा है ना। तो इसके साथ यूज़ करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए अलग एक फ़ाइल बनी हुई है, ये देखें app.css। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं app.jsx को यूज़ करता हूँ इसके साथ .css। तो अब हम वहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बॉडी, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर लेते हैं, और देखते हैं। तो और यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। JSX का मतलब ये जो अभी हमने यूज़ किया है, देखें। मैं यहाँ पे जाता हूँ JSX, ये JSX की फ़ाइल है। हम और भी फाइल्स बना सकते हैं यहाँ पे इसी टाइप की। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हम ये बस वो यूज़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, HTML की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो हमें अगर JS यूज़ करना हो तो देखें, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट नेम्स नाम से फंक्शन बनाता हूँ, और कॉन्स्ट नेम्स इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन बना सकते हैं, या सिंपल फंक्शन ही बना लेते हैं। चलिए सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन नेम्स। और ये तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और एक काम करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे react11 सेशन, सही है। अब ये जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया है इसको हम इसके साथ यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं JSX। तो किस तरह से यूज़ करते हैं, यहाँ पे आना है आपने, और ये पैरेंथेसिस देने हैं, और यहाँ पे नेम्स मैं कर लेता हूँ। तो ये देखें हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है और कोई एरर वगैरह नहीं आया हमें। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट एरे 1 इज इक्वल्स टू, मैं बस ये आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ मैं, नेम नेम ABC और H20, ठीक है, इस तरह से हो गया। और ये जो है एरे 1, अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड विद कीज, ठीक है। एरे 1 डॉट मैप ए बी, यहाँ पे कोई भी वो दे सकते हैं, इज इक्वल्स टू
ये और ये, सॉरी गाइज, यहाँ पे मेहमान है ना, उस वजह से थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है। तो array1 डॉट मैप और फिर वहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं, या फिर वेल को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ वेल। अब देखते हैं, अभी अगर की का वो मसला आ रहा है तो वो हम फिक्स कर लेंगे, लेकिन नहीं आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंट हो चुका है। अच्छा, हम इसको स्क्रीन पे किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और इस वेल को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो हमारे पास ये ओबीजे की फॉर्म में आया है। इसको ओबीजे की फॉर्म से हटाने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ अच्छा, मैं इसको कंसोल में भी कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वेल। तो डॉट नेम में कर लेता हूँ, ये आ जाएगा वेल डॉट नेम। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ABC आ गया है। और ये 2 मरतबा क्यों आ रहा है उसका मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों आ रहा है। ER करता हूँ, अच्छा, मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से आया, लेकिन ये 2 बार क्यों आ रहा है? हमने तो एक ही बार वहाँ पे जहाँ तक याद है हमें, ये देखें एक ही बार किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 बार आ रहा है। वो इस स्ट्रिक्ट मोड की वजह से आ रहा है, ठीक है। इसमें हमने ये स्ट्रिक्ट मोड है, ये अगर हम हटा लें तो ये हटा भी सकते हैं और ये वो भी सकते हैं, ठीक है। तो इस मसला नहीं है, लेकिन इसको अगर हम हटा देते हैं तो अब देखें ये एक ही बार प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो 2 बार वो आ रहा था तो वो इसी वजह से आ रहा था। तो बेसिक आपको समझाने का मकसद ये था कि JSX का समझाने का मकसद था, ठीक है, कि JSX को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं। पहले हमने फंक्शन को यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी एरे बना के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे एक ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास शायद एक प्रॉब्लम आ जाए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि ये कहते हैं कि आपने की भी मस्ट यूज़ करना है अगर आप इस तरह से ज़्यादा आइटम्स यूज़ करें। अच्छा, मैं देखता हूँ माइक शाइक ऑन है, सब कुछ ठीक है, माइक तो ऑन है और सही हो गया। इसको अगर आपने यूज़ करना है तो आप इसको आईडी दे दें, ID1, ID2 और ID3। ये सही है ना? और ठीक है, आईडी हमने दे दी और फिर हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है, तो यूज़ करने के लिए मैप के बाद यहाँ पे हमें वो आईडी दे देनी है। और इसको अगर हम फिर आगे यूज़ करते हैं तो आईडी की जगह हमें आईडी देनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो एज अ की आगे अगर कोई और कॉन्सेप्ट आता है या यहीं पे यूज़ कर ले, चलें अगर ऐसे हो जाते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। की इज इक्वल्स टू और फिर हमें ये ऊपर जो आईडी है ये देनी पड़ती है यहाँ पे, लेकिन अभी ये यहाँ पे हम नहीं करने वाले। हमारा जो JSX का कॉन्सेप्ट था वो हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम JSX को यूज़ करते हैं। ये आईडी को यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर रहने दें, ऊपर तो ऑब्जेक्ट से उसके साथ कोई वो इशू नहीं क्रिएट करेगा। तो टाइम ऊपर हो चुका है, जल्दी जल्दी से हम करते हैं। इसके बाद रिएक्ट वेल टेलविन भी हमने देख लिया है कि किस तरह से सेटअप करना है। उसके बाद ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का मैं आपको समझा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमें इस SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं कंपोनेंट्स, मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जो बनानी है वो इस तरह से रिएक्ट में बनाते हैं। ये हमने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, इसके अंदर और जो कंपोनेंट को स्टार्ट करना है वो कैपिटल लेटर से करना है। मतलब यहाँ पे मैं counter.jsx बना देता हूँ और RAFCE इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास एक फ़ाइल बन के आ गई है। अब अगर हम देखें तो फाइल हमारे पास ये शो नहीं होगी यहाँ पे, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें वो वाली फाइल वहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर, तो ये हमारे पास शो नहीं हो रहा कहीं पर भी। तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और ये जो ऐप पे हमने सब कुछ किया हुआ है, सारी जो कोडिंग की हुई है, इसको मैं एक काम कर सकते हैं, इस पूरी कोडिंग को मैं यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पे काउंटर, वैसे तो इसका नाम काउंटर है लेकिन हम इसमें वो वाली कोडिंग ऐड करने जा रहे हैं। इसको बाद में हम समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि हम वो जो कोडिंग है वो यहाँ पे
ऐड कर रहे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर लेते हैं और रिटर्न जो है यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो ये फाइल इस तरह से बन गई और यहाँ पे आते हैं यहाँ पे आके जो हमने वहाँ से कॉपी किया है तो वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई नो टाइम ऊपर हो रहा है, हम इसको 9:41 हो रहे हैं, 9:50 तक करते हैं और फिर बस करते हैं, ठीक है। और जितना हो सका तो वो हो जाएगा और बाकी मैं एक वीडियो में कर दूंगा और आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। अभी के लिए ये हमने कर दिया, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, आपको समझाना है कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो ऊपर काउंटर का कंपोनेंट्स हमने बनाया है इसको यहाँ पे आप लेके आना है। तो यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ इस तरह और ऊपर आप नोट करें कि वो इंपोर्ट भी हो चुका है हमारे पास, यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो एरर आ रही है उसको फिक्स करते हैं। एरर ये आ रही है कि यहाँ पे रिटर्न, और मैं एक काम करता हूँ इस पूरे को रिमूव करके RAFCE करता हूँ, ठीक है, ताकि दोबारा से हमारे पास ये बन जाए। और मैं ऊपर जो काउंटर है उसको दोबारा से यहाँ पे ले आता हूँ। काउंटर आपने टाइप करना है और ये हमारे पास आ जाए। सही है, अब एरर भी चली गई है और देखते हैं हम हमारे पास, इसको रिफ्रेश। तो अब भी देखें ये काउंटर से आ रहा है। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये काउंटर लिखा हुआ है और ये काउंटर वाले फाइल से आ रहा है, counter.js। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये तो एक कंपोनेंट है, इसके अलावा मैं बनाता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट JS, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पहले जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। और यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ RAFCE और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब अगर हम देखें तो हेलो वर्ल्ड हमें शो नहीं होगा, ठीक है। हमें सिर्फ वो जो काउंटर वाला है यही शो रहा है। हेलो वर्ल्ड को शो करवाने के लिए हम दोबारा app.js में जाते हैं, इसके नीचे जाते हैं और हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं। अच्छा, हेलो वर्ल्ड अभी भी नहीं शो रहा, होना तो चाहिए वैसे। यहाँ पे मैं कर और हेलो वर्ल्ड, यहाँ से हेलो वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी हुआ है, यहाँ पे नहीं शो रहा। अगर हम इसको कमेंट कर दें ऊपर वाले को और सिर्फ यही शो करवाएं, रिफ्रेश करूँ मैं, अब ये शो हो रहा है, लेकिन पहले इसके साथ ये शो नहीं हो रहा था। अब अगर मैं दोबारा करूँ इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, सही है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स को हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रोप्स क्या है, प्रोप्स मान लें कि हमें एक जगह से डेटा भेजना हो दूसरी जगह, मतलब कैसे समझा जा सकता है इसको। यहाँ पे मतलब एक कंपोनेंट्स का डेटा दूसरे कंपोनेंट्स में यूज़ करना हो तो वो इस तरह से करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, ये तो app.jsx में कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसमें हमने एरे यूज़ किया हुआ है और मैं ऐसा एक काम कर लेता हूँ, इसको इन सबको हटा देता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल से एक्टिव यूज़ करते हैं और काउंटर ये इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब अब हमें समझने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है तो इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है और इसमें काउंटर है, तो क्लोज कर लेता हूँ इसको। बस 5 मिनट में इसको कवर अप करते हैं, ठीक है। इसको समझ लें तो दिस इज काउंटर ऐप और यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। तो अब हम यूज़ करते हैं इसके साथ इसको काउंटर। काउंटर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, अब देखें वो जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई, ठीक है। वो शायद चलें ये हमें हमने दोनों एक फाइल से दोनों जगह यूज़ कर काउंटर यहाँ पे लिखा के अब ये सब कुछ शो रहा है। इसके नीचे अगर हम एक और H1 बनाए तो हेडिंग 2, तो ये भी सेव कर लेता हूँ। मैंने शायद डिलीट कर दिया है कुछ, नहीं डिलीट तो नहीं किया, ठीक है, ये भी शो रहा है, सही है।
तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। तो ये हमने कंपोनेंट समझ लिए हैं, और प्रोप्स भी इसी तरह से हम देख सकते हैं। प्रोप्स हम किस तरह से दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नेम्स देता हूँ, नेम्स इज इक्वल्स, या एक ही नाम देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू ABC। अब हम इसको कहीं ये जो काउंटर का ऐप है, इस चीज़ को यहाँ पे फंक्शन भी पास कर सकते हैं, और भी चीज़ें पास कर सकते हैं जैसे एरेज वगैरह। तो ये हमें बाद में बेनिफिट देते हैं एक और फाइल में, जिस तरह ये है। तो यहाँ पे हमें प्रोप्स अब लिखना पड़ेगा। तो वहाँ से जितने भी हमने आइटम्स दिए होंगे उस प्रोप्स में, तो वो यहाँ पे हमें फिर हम शो करवा सकते हैं। तो ये प्रोप्स आ गया यहाँ पे, इसको किस तरह से शो करवाना है, प्रोप्स हमने दे दिया। तो हालांकि यूज़ हमने वहाँ किया है, लेकिन शो यहाँ पे होगा। इस तरह से देख लेते हैं, एरर आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट में ये अपने देखना है, और इन एरर्स को समझना है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट, ऑब्जेक्ट्स विद की नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर मैं जो वहाँ पे हमने दिया डिस्ट्रक्चर करके लिख देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू ABC। और यहाँ पे नेम क्या अब ये आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आ चुका, एरर्स भी चली गई। और ये देखें, दिस इज काउंटर ऐप, और इसके साथ ABC भी आ रहा है। और ABC कहाँ से आ रहा है, ये देखें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इस फाइल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी अगर हम लिखेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोप्स, प्रोप्स का कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ इमेजेस। और इमेजेस को यूज़ करने के दो तीन तरीके हैं, यानी इमेजेस को भी हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज का नाम देंगे और फिर उसको यहाँ पे इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो इमेज को यूज़ करेंगे वो इस तरह से, ऊपर अगर इमेज हुई तो image1 इस तरह से यूज़ कर लेंगे, सही है। तो चलिए, यहाँ पे इस वजह से ये एरर आ रही है। अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट्स का मेथड है। तो ये हमने काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत समझ लिया है। उसके बाद रिएक्ट स्टेट है। रिएक्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ये जो काउंटर हमने बनाया है, इसको अब हम देखते हैं और रियल एक काउंटर बनाते हैं। इस तरह से बनाएंगे। टाइम मैंने कहा था कि हम 9:40 पे ख़त्म करेंगे, ठीक है? ऊपर हो चुका है। आपके क्वेश्चन भी, is props a keyword or you can use any word as an object name there? हाँ, हमने वो वर्ड यूज़ किया है ना, उसका जैसे हमने नेम यूज़ किया है, ठीक है। तो हम सिर्फ प्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रॉप्स। तो पहले ऐसा होता था कि प्रॉप्स यूज़ करते थे ज़्यादा, लेकिन अब ये है कि हम उनको डीस्ट्रक्चर करके लिख सकते हैं। डीस्ट्रक्चर किस तरह, जैसे हमने यहाँ पे नेम्स लिखा, सिर्फ प्रॉप्स भी आप लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नीचे आप इस तरह से प्रॉप्स, तो ये भी हो जाएगा। पहले लोग इस तरह से यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है न्यू रिएक्ट में यहाँ पे डीस्ट्रक्चर ही कर लेते हैं। जैसे नेम हो गया, इसके साथ सिर्फ नेम ही नहीं, अगर और चीज़ें भी होती हैं, जिस तरह ये नेम है, तो नेम है, इसके साथ और भी अगर चीज़ें हों तो वो भी इस तरह से फिर पास कर देते हैं दूसरी फाइल में। इस तरह ये नेम हो गया, इस तरह से स्टाइलिंग अगर आपने दी है तो वो हो गया, इस तरह से कर सकते हैं। और प्रोप्स, जैसा आपने कहा कीवर्ड्स है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये कीवर्ड है, ठीक है। काउंटर का जो ऐप है, ये मैं समझाना तो चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी से, लेकिन चलें, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाएगा, यूज स्टेट का। तो मैं यूज स्टेट ले लेता हूँ यहाँ से, काउंटर नाम से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0 कर देता हूँ। और ये यूज स्टेट ये हुक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ और साथ ही एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, इसका नाम रख लेता हूँ मैं काउंटर इंक्रीज काउंट, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज भी बना सकते हैं साथ साथ में, लेकिन चलें। और ये जो काउंटर है, अगर वैसे ही हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखें, काउंटर, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ,
बटन में प्लस लिखता हूँ और प्लस में ऑन क्लिक लिखता हूँ। ऑन क्लिक में हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक काम कर लेता हूँ कि H1 में ये जो काउंटर है, ये काउंटर मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी 0 वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि ये एम्प्टी हमने छोड़ दिया है। अभी यहाँ पे सेट काउंटर, इसका ये कैपिटल लेते हैं, ठीक है, कैपिटल। और सेट इंक्रीज काउंट में क्या होगा, तो सेट काउंट हम करेंगे काउंटर +1। तो यहाँ पे हम जो इंक्रीज काउंट का फंक्शन है ये देते हैं। अच्छा, एरर चली गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं और इसकी स्टाइलिंग तो चलें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। अब ये जो H1 है उसको मैं क्लास देता हूँ BG येलो, और जो टेक्स्ट है इसका वो ब्लैक रहेगा। इस तरह बटन है तो बटन का क्लास है बॉर्डर टू, और बॉर्डर टू बॉर्डर ब्लैक। हाँ, बस यहाँ से समझ आ जाएगा, सही है। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे जो एरर आती है वो उसको आप इग्नोर करें। अभी ये जो हमारा काम चल रहा है ये यूज स्टैट से चल रहा है, और ये काउंटर की अब हमने बना ली है यूज स्टैट के थ्रू। तो ये देखें रेंडर हो रहा है बार बार, और वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जा रही। तो ये हम इस तरह से बना सकते हैं, और यूज स्टैट का यूज करके, ये हुक है, ठीक है, तो इसका यूज करके हम इस काउंटर को बना सकते हैं। ये बेसिकली स्क्रीन पर कुछ भी अगर कोई भी चेंज चेंज करवाना है तो उसके लिए ये यूज स्टैट यूज होता है। इस तरह से फॉर्म्स के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, और इस तरह से काफ़ी हेल्पफुल है। स्टैट मैनेजमेंट आपने सुना होगा, वो यूज स्टैट से होता है। और जब हम एडवांस चले जाते हैं तो हमारे पास कुछ और अलग टूल्स आ जाते हैं, वो हम यूज करते हैं। तो अभी के लिए रिएक्ट स्टैट भी हमने कर लिया है। इस तरह से दो हुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं, यूज स्टैट और यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट ज़्यादातर उस इस काम के लिए यूज़ होता है कि जब हम डाटा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या प्लेटफॉर्म से लेकर आ रहे हों और एपीआईज वगैरह का यूज़ कर रहे हों, एसिंक का वेब फंक्शन का यूज़ कर रहे हों, तो वहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ होता है। अच्छा, फॉर्म के साथ भी हम इसी तरह से वर्क कर सकते हैं, जिस तरह से अभी काउंटर की ऐप बनाई है हमने, तो वहाँ पे भी हमें ये यूज स्टैट फॉर्म्स के साथ रिएक्ट में यूज स्टैट यूज़ होता है। इसके साथ रिएक्ट राउटर डोम है, अगर हमने एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जाना है तो रिएक्ट, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, रिएक्ट राउटर डोम जो है, ठीक है। इसके लिए एलियास है एक, रिएक्ट एलियास है कि ये वेबसाइट है, मतलब ये एक एलियास है, डिपेंडेंसी है जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर तो यहाँ पे लिखा भी होगा, तो वो फिर हम यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के साथ, लेकिन ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें अगर वेबसाइट को हमने जो कुछ बनाया है उसको डिप्लॉय करना हो तो गिटहब पे तो हम एक रेपोजिटरी बनाते हैं और यहाँ से उसको डिप्लॉय कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं, उसके लिए पूरा एक मेथड है, वो चलें एक मैं काम करता हूँ, ये फाइनल चीज़ है, इसके बाद हम क्लोज करते हैं, ठीक है। सॉरी 10 हो गए हैं, 1 घंटा हो गया है, मैंने सोचा था कि इसको जल्दी से कवर अप करेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यू न्यू रेपोजिटरी में क्रिएट करता हूँ, रिएक्ट 101, ठीक है, इस नाम से मैंने ये क्रिएट कर दी। उसके बाद मैं क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये नीचे जितने भी ये वाले कमांड्स हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और जब आप फीड का यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फाइल होती है गेट इग्नोर, ठीक है। इसमें इसने जो फालतू चीज़ें हैं जो कि गिटहब पर नहीं जानी चाहिए, वो ये फालतू तो नहीं कह सकते, सॉरी, ये जो गिटहब पर नहीं जानी चाहिए, मतलब आगे जब हम प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं उसके लिए ये यूज़ नहीं होती, ठीक है। वैसे तो इनका बड़ा काम है, ये जो नोड मॉड्यूल्स हैं, डिस्ट फोल्डर वगैरह हैं, तो इनका काफ़ी काम होता है, लेकिन ये आगे ज़रूरत नहीं होती जब हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ गेट एड डॉट, और ये गेट इग्नोर का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर के नाम हैं ये आगे गिटहब पर नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए वीट ने क्रिएट किया हुआ है। जब हमने वीट सेटअप किया था तो इसने ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर दिया था। अच्छा, फर्स्ट कमिट ही रहने देते हैं। यहाँ पे कोई भी मैसेज आप रख सकते हैं। मैं इसको एंटर करता हूँ और देखते हैं। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वो सारे चेंजेस अप्लाई होके आ चुके होंगे। तो ये देखें, ये सारे चेंजेस आ गए हैं हमारे पास। और अब हमने इसको वर्सल पर अगर देखना है, वर्सल में हम इसको लाइव कर सकते हैं। वैसे तो मैंने गिटहब पेजेस का सोचा था, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा अलग है, वो थोड़े ज़्यादा कमांड हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं वर्सल का यूज़ कर रहा हूँ। वर्सल ये करता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पिक कर देता है और ज़्यादा कमांड भी हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती इसमें। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये ईजी भी है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, बस इसको एंड करते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे आपने बेसिकली वही जो अभी रिपोजिटरी बनाई है उसका बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे शो नहीं हो रही। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन तो आता है वैसे, बैक जाता हूँ, बैक, और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये अब शायद उन्होंने मेथड चेंज कर लिया है या क्या वजह है, तो मैं वो, मैं अगर इसको कंट्रोल C करूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल V करूँ, नेक्स्ट कंटिन्यू करूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली अच्छा, React 101 प्राइवेट रिपोजिटरी नेम कह रहे हैं, ये पब्लिक रिपोजिटरी 1 और 2 कर देते हैं। पहले इसका मेथड बिल्कुल इजी था, अब इन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। अगर कोई भी इशू होता है तो यहाँ पे बिल्ड फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी इशू नहीं है आपके प्रोजेक्ट में तो यहाँ ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट हमें दिखने लग जाएगा। तो ये देखें, जो जो कुछ हमने बनाया था वो यहाँ पे दिखने लग गया है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। पता नहीं आपको शो हो रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे शो हो रहा है बिल्कुल सही से। जो कुछ हमने बनाया था वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। और इसको आप भी देख सकते हैं, यहाँ से आप URL वगैरह भी चेंज, आप तो नहीं, मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, URLs को। तो URL को चेंज करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये जो URL है ये वैसे भी शॉर्ट है तो अभी के लिए यही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे सेटिंग में जाके हम अगर डोमेन्स में जाएं, डोमेन्स में जाने के बाद एडिट में जाएं तो यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का कोई नाम रख सकते हैं, React 101 सेशन, और मैं यहाँ से सेव करता हूँ। कैन नॉट इनवैलिड नेम, अच्छा, .versal.app साथ लगाना पड़ेगा, React 101 सेशन, और मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव किया तो अब हमारा URL ये है। चलो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने अभी तक मुझे सुना, ठीक है। आज मेरा कोई इतना प्रोग्राम नहीं था कि मैं इसको कंटिन्यू भी कर सकूं, लेकिन चलें, काफ़ी टाइम भी हो गया और अब हम इसको एंड अप करते हैं। और हमने एक विनर भी सिलेक्ट करना है लिंक्डइन प्रीमियम के लिए, तो वो भी कर लेते हैं, स्पिन करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और Q&A का सेशन भी है। आपने अगर कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो वो कर लें। और our own which is not from ourselves. If you have a domain, then why you want to choose Vercel? But yes, you can integrate your own domain with it. Like there is some, there is an option of integration. Like there is an option you can add your own domain from another source. Like if you have a domain in a Hostinger or something else, then you can
integrate with your site with the help of Vercel. ओके, क्वेश्चन तो नहीं है आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सब कुछ हमने कर लिया, डिप्लॉय भी कर लिया मैंने, गिटहब पेजेस पे करना था लेकिन कर लिया। अच्छा, इसके लिए हेल्पफुल रिसोर्सेज ये हैं रिएक्ट को सीखने के लिए। इसके आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो वहाँ पे नई नई अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी Q&A सेशन और क्विज सेशन है, तब तक अगर आपने मुझे फॉलो वगैरह करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे जो गिटहब है वहाँ पे 100 फॉलोअर्स होने वाले हैं, मतलब 96 हो चुके हैं, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, 100 करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे चलें, हो चुका काफ़ी बातें, अब स्पिन द व्हील करते हैं और एक विनर को हम चूज़ करेंगे लिंक्डइन प्रीमियम के लिए, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच और